हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे प्यारे बच्चों हम लोग लेके आए हैं 11th। जी हां, क्लास जो 11th की केमिस्ट्री है उसका हम लोग अब आज से सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपका रिजल्ट भी आज शाम को आ जाएगा। आज है 31 जुलाई, ठीक है। और हम लोग पूरा पूरा क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। क्लास 11th की बायोलॉजी में कंप्लीट करा ही दिया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे। सारे वीडियोस प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट पे ऐड हो चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट से एक प्यारा सा नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जहाँ पर भी आपको आ रहा है कोई डाउट है, कुछ भी है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है। जी, हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केमिस्ट्री। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। कुछ नोट्स फ्री में वहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी फ्री में जो नोट्स हैं पीडीएफ नोट्स सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या केमिस्ट्री पे मिल जाएंगे। तो जाके वहाँ से फटाफट ज्वाइन कर लेंगे सारे बच्चे जितने भी हैं। तो आज हम यहाँ पे क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम NCERT पैटर्न पर। जी हाँ, NCERT पैटर्न पर जो है उसी को हम लोग आज यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद पूरा चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहला चीज आता है आपका केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बोले तो रसायन विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र, ठीक है ना। अब ये नहीं कि बोल दिए अरे सर ये रसायन शास्त्र है, हम लोग तो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान, ये रसायन शास्त्र है क्या। तो प्यारे बच्चों रसायन शास्त्र या फिर रसायन विज्ञान एक ही शब्द है, जैसे कि भौतिक शास्त्र या भौतिकी या फिर भौतिक विज्ञान, यानी बोले तो फिजिक्स। हिंदी कई सारे शब्द हो जाते हैं, इंग्लिश जो होता है वो अकेला एक ही शब्द होता है। क्लियर। तो रसायन शास्त्र होता क्या है, तो विज्ञान की, किसकी, विज्ञान की। अब बात आती है कि सर थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज ये विज्ञान है क्या। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विधन ज्ञान, यानी कि विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, विज्ञान कहा जाता है। या फिर किसी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों जैसे नाक, कान, आंख, त्वचा, जितने भी ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं आपके, उसके द्वारा अनुभव करते हैं, तो उसे प्यारे बच्चों विज्ञान कहा जाता है। तो रसायन शास्त्र क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके संगठन, गुणों तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं या फिर रसायन विज्ञान कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ यानी कि कोई भी मैटर है, उसके संगठन यानी कि वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसके संगठन, और गुणों मतलब उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे गैस है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो वाष्प बन के उड़ेगी, भाप बन के उड़ेगी, उसकी प्रॉपर्टीज है। संगठन मतलब जो वाष्प है किससे मिलकर बना हुआ है, यह जल वाष्प यानी कि बोले तो H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यह बना हुआ है। और इसमें होने वाले परिवर्तन यानी कि उस वाष्प है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, जाहिर सी बात है जैसे कि आप दाल पका रहे हैं या फिर चावल पका रहे हैं तो पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद उसको गैस पे रखेंगे, जब उसको ऊर्जा देंगे, हीट देंगे, तो उसमें से देखिए वाष्प बन के निकलता है। उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई बर्तन ढक दीजिए तो देखेंगे जो वाष्प है वो द्रव बन के नीचे उतरने लगेगा ना, टपकता है ना। तो देखिए वो परिवर्तन है कि नहीं। जब इसका हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसे केमिस्ट्री या फिर प्यारे बच्चों रसायन शास्त्र का नाम दे देते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रसायन शास्त्र या फिर रसायन विज्ञान कहा जाता है। अब है रसायन के कार्य क्षेत्र एवं महत्व, यानी कि रसायन के कार्य क्षेत्र का मतलब ये क्या है कि जो रसायन विज्ञान है यानी कि बोले तो केमिस्ट्री है, इसका कार्य क्षेत्र यानी किस किस क्षेत्रों में इनका कार्य है, केमिस्ट्री का किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे ये पेन है तो पेन का कार्य क्षेत्र, पेन का कार्य क्षेत्र मतलब ये कि ये किस किस क्षेत्र में किस किस जगह उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग कहीं ना कहीं कॉपी को चेक करने में, अब देखिए अब कलर अलग है तो
अलग अलग कलर का अलग अलग यूज किया जाता है, लेकिन हम पेन का, तो पेन का लिखने में भी, साइन करने में, नोट्स बनाने में, एग्जाम देने में, तो हर जगह कहीं ना कहीं इसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, कार्यचित्र। महत्व, महत्व मतलब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, पेन का इंपॉर्टेंट क्या है। अगर पेन ना होता तो क्या आप अच्छे तरीके लिख पाते कोई चीज? बिल्कुल नहीं लिख पाते। जैसे कि ये पेंसिल है, तो पेंसिल से तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको कोई चाहे तो इसको मीट सकता है, यानी कि इसको क्या कर सकता है, इरेज कर सकता है, कर सकता है नहीं, ठीक है ना। लेकिन पेन, पेन से अगर कोई चीज आप लिख देंगे तो क्या इसको आप मिटा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिटा सकते। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट है। वही इसी प्रकार रसायन के कार्यक्षेत्र एवं महत्व, यानी कि जो केमिस्ट्री है इसका कार्यक्षेत्र क्या है एवं इसके महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहला है केमिस्ट्री का कार्यक्षेत्र, वो है दवाओं में, यानी कि दवा जो होती है, मेडिसिन, इन मेडिसिन, यानी केमिस्ट्री का सबसे पहला यूज किस में किया जाता है प्यारे बच्चों? आपका दवाओं में किया जाता है। अब दवाओं में जैसे कि अगर बोले तो एक टेक्सॉल, सिस्पेलिटिन है, सिस्टेलिटिन है, ठीक ना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में किया जाता है। वहीं एक एड्स है, एड्स किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा एड्स रोग किसी व्यक्ति में उत्पन्न होता है, तो एड्स के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? एजिडोथाइमिडीन का। किसका उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? एडिजोथाइमिडीन का उपयोग हम लोग दवाओं के रूप में किया जाता है। दूसरा है कृषि के क्षेत्र में, यानी कि जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, इसका उपयोग और कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों? कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। कृषि क्षेत्र में जैसे कि कीटनाशक दवाओं के रूप में, जैसे कि गैमेक्सिन, सल्फास, डीडीटी का पूरा नाम क्या? डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोएथेन आदि में बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पे करते हैं हम लोग रसायन शास्त्र का उपयोग? रसायन विज्ञान का युद्ध के क्षेत्र में। अब कहेंगे सर ये रसायन शास्त्र का कैसे उपयोग करें? भैया रसायन शास्त्र का मतलब ये है कि कोई वस्तु है, हाँ कोई चीज है, उसके बारे में विधित जानकारी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप दवा बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस होता है ना, कई सारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, केमिकल होते हैं, जिसको मिक्सअप करके ही तो बनाया जाता है। अगला है तीसरा प्यारे बच्चों युद्ध में। तो युद्ध में जैसे पहला है विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ में जैसे कि TNT टाइनाइट्रोटोलुइन और डायनामाइड इत्यादि में भी रसायन विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री का उपयोग किया जाता है। दूसरा है प्यारे बच्चों विषैली गैसें। किसमें किया जाता है? और विषैली गैसें जैसे कि फास्फीन, PS3, मस्टर्ड गैस आदि के निर्माण में भी रसायन शास्त्र का उपयोग अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों किया जाता है। अब है द्रव्य या पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि जो द्रव्य है, द्रव्य मतलब द्रव्य क्या है? द्रव्य वे होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनमें भार होता है, वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? द्रव्य कहलाते हैं या फिर पदार्थ कहलाते हैं। अब है द्रव्य या पदार्थों का वर्गीकरण। द्रव्य या पदार्थों का वर्गीकरण, तो पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक आधार पर वर्गीकृत किया गया, यानी जो पदार्थ है इसको किसके आधार पर? भौतिक एवं रासायनिक, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल। अब ये प्रॉपर्टीज या फिर नॉन बेस किसी भी प्रकार हो सकता है। तो पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक आधार पर वर्गीकृत किया गया। चलिए देखेंगे प्यारे बच्चों किसमें। तो सबसे पहला जो है वो है भौतिक वर्गीकरण, यानी कि भौतिक की के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया। तो जब पदार्थ का आप भौतिक वर्गीकरण करेंगे, यानी भौतिक प्रोसेस में, तो इसको प्यारे बच्चों 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। किसमें? ठोस, द्रव, गैस। किसमें बांटेंगे? ठोस, द्रव, गैस। और जब रसायन वर्गीकरण करेंगे, यानी कि रसायन के आधार पर, तो समांगी और विषमांगी पदार्थ, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। अगर भौतिक आधार पर करेंगे तो 3 भागों में ठोस, द्रव व गैस। रसायन के आधार पर करेंगे तो समांगी एवं विषमांगी पदार्थ। अब ये ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, थोड़ा अगर इसको जान लेंगे ना तो आपको बेहतर तरीके से प्यारे बच्चों हर एक चीज़ जो डाउट है वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। चलिए तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये ठोस क्या होता है। अब फिर क्या है दूसरा है प्यारे बच्चों गैस। दूसरा क्या है? गैस है। और तीसरा जो है
वो है, सॉरी, ठोस द्रव कर लीजिए, लिक्विड एंड गैस। ये क्या है आपका तीसरा है। तो ये ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या होता है, जाहिर सी बात है। तो ये तीनों क्या है, ये भौतिक आधार पर पदार्थ हैं। ये क्या है, तीनों प्यारे बच्चों पदार्थ हैं, या फिर इसे ही द्रव्य का नाम दिया गया है। तो प्यारे बच्चों ठोस क्या है, तो ठोस वे होते हैं जिसका आकार क्या है, आकार एवं आयतन, आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अनिश्चित होते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। तो ठोस क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहेंगे। बट इसका दोनों से, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहेंगे। तो ठोस क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। द्रव क्या होता है, जिसका जिसका आकार अनिश्चित, 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 और आयतन जो होता है, आयतन यह आपका क्या होता है, निश्चित होता है, उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। द्रव में जैसे जल हो गया, ठोस में जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, ईंट हो गया, पत्थर, ये सब होते हैं। गैस क्या होता है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित, अनिश्चित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्योंकि ना तो इसका आकार ही निश्चित होगा, ना ही इसका आयतन, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो ठोस क्या होता है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। द्रव जिसका आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। गैस क्या होता है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गैस कहते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए रसायन वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको दो भागों में बांटा गया, समांगी पदार्थ और विषमांगी पदार्थ। तो इसको हम लोग देखेंगे कि समांगी पदार्थ क्या है, फिर देखेंगे प्यारे बच्चों विषमांगी पदार्थ क्या है। तो समांगी पदार्थ होता क्या है एक्चुअली में, आप इसको आप बताएंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनका संगठन, संगठन मतलब समझ रहे हैं ना, संगठन का मतलब ये होता है किससे मिलकर बना हुआ है, एवं गुण सभी प्रावस्था या फिर अवस्था में समरूप रहता है, यानी कि समान रहता है, उसे हम लोग समांगी पदार्थ कहते हैं। उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, समांगी पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या, कॉपर हो गया, जल हो गया, इत्यादि जो भी है, ये हमारा क्या है, समांगी पदार्थ है। क्या उसमें और कोई चीज मिक्स होती है क्या, नहीं। विषमांगी पदार्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसे मिश्रित पदार्थ जिनका संगठन समान रूप से संपूर्ण भाग में वितरित नहीं रहता, विषमांगी पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे मिश्रित पदार्थ जिनका संगठन समान रूप से संपूर्ण भाग में क्या होता है प्यारे बच्चों, वितरित नहीं रहता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी पदार्थ कहते हैं, फिर वो विषमांगी पदार्थ कहलाता है। क्लियर हुआ। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम व शक्कर का मिश्रण जो है, यह विषमांगी पदार्थ है। अगला है पदार्थों का वर्गीकरण, यानी जो पदार्थ है उसके कितने वर्गीकरण है, उसके कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर देखा जाए तो एक शुद्ध पदार्थ में बांटा गया है, एक तत्व, एक यौगिक, और अगला है मिश्रण, ठीक है ना। तो इसको इसमें भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ तो समझ रहे हैं, जिसमें सब एकदम समान ही रहेगा। सबसे पहला इसमें देखेंगे तत्व। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर पदार्थ बनता है, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है, ये प्यारे बच्चों आपके तत्व हैं। और यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल, शक्कर, जल का सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र याद रखना H2 होता है। शक्कर का क्या होता है, C12H22O11 होता है। और ग्लूकोज का क्या होता है, अगर मान लीजिए ग्लूकोज का क्या होता है, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। यह प्यारे बच्चों आपके
ग्लूकोज का सूत्र होता है। ग्लूकोज का सूत्र याद रखना, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप फटाफट कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो के दबा को शेयर करेंगे। और कोई भी आपको कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा लग रहा है नहीं सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो हम हैं उसको, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, बस आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपकी कैपेसिटी है, जो आप चाह रहे हैं करना, उसको करिए। क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा आप कर नहीं पाएंगे। तो फ्यूचर में बड़ा करने के लिए आपको कुछ बड़ा सोचना और मेहनत भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, मिश्रण। बोले तो मिक्सचर, ये मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बने पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। यानी कि अनिश्चित मतलब उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होगी, मतलब जैसा भी हो उसको बस मिलाकर बना दिया गया है। और जब कोई ऐसा प्यारे बच्चों मिश्रण तैयार होता है तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। जब कोई ऐसा मटेरियल बने तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मिश्रण कहलाता है। कोई दिक्कत? अब प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग, जैसे उदाहरण समुद्री जल, वायु, सोडा वाटर इत्यादि, इसके प्यारे बच्चों उदाहरण है। अब आता है यौगिक और मिश्रण में अंतर, यानी कि यौगिक और मिश्रण में क्या क्या अंतर है। तो एक तरफ यौगिक लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? मिश्रण। तो यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात यौगिक कहलाता है। लेकिन जब यहाँ पे अनिश्चित लगा देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात यौगिक कहलाता है, और दो या दो से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात मिश्रण कहलाता है। दूसरा है, यह सदैव समांगी होते हैं। जो यौगिक होते हैं क्या होते हैं? यह समांगी होते हैं। लेकिन जो मिश्रण होते हैं हमेशा और हमेशा क्या होते हैं प्यारे बच्चों? विषमांगी होते हैं। तीसरा है यहाँ पे, यौगिक के संघटक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जो यौगिक के संघटक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधि, यानी जो आप देखते हैं, आप कभी चावल को और गेहूं को घर में पछोड़ते हुए सूप जो आता है, सूपा, घर में देखो मम्मी लोग तो करती होंगी ना। खाना तो ऐसे नहीं खाते होंगे, खाना बस पानी से चबा डाले, नहीं ना, उसको सफाई करेंगे ना। तो इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। तो सूप से देखते होंगे मम्मी लोग उसको पछोड़ती हैं, साफ सफाई करती हैं। तो ये क्या होती है? सरल यांत्रिक विधि है। वही समझ लीजिए, सरल यांत्रिक विधि है, मतलब आप आसानी से कर लें। और मिश्रण के संघटक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह मिश्रण है तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मिश्रण क्या है? अगर मैं कहूँ कि आपके पास चावल है, चावल में मैंने भूसी मिला दिया, धान की भूसी मिला दिया, तो पछोड़ के तो उसको अलग कर सकते हैं ना, सूप से कर सकते कि नहीं? बस वही है रीजन। चौथा यहाँ पे, यौगिक के बनने में उच्च ऊर्जा परिवर्तन होता है। जब यौगिक बनता है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है प्यारे बच्चों? उच्च ऊर्जा परिवर्तन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? उच्च ऊर्जा मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का परिवर्तन या फिर निकलती है। लेकिन विषमांगी मिश्रण बनाते समय कोई ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता, किंतु समांगी मिश्रण बनते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। अगर विषमांगी मिश्रण बनेगा, यानी मिश्रण बनेगा, कोई मिश्रण बन रहा है तो उसमें कोई भी ऊर्जा का ना परिवर्तन या ना हानि ना अवशोषण कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर यौगिक बनेगा, कंपाउंड बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण होगा। उदाहरण के लिए यौगिक जैसे H2O, C12, H22, 11, और मिश्रण क्या है आपका? हवा, सोडा वाटर इत्यादि, इसके क्या है प्यारे बच्चों? उदाहरण है। इतना क्लियर हुआ तो जल्दी कमेंट कीजिए यार, एक लाइक बनता है, एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं प्यारे बच्चों इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोले तो इंग्लिश में पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का प्यारे बच्चों नाम दिया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम लोग एसआई पद्धति भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति का पूरा नाम वही है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और जो
ये आपके मात्रक होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है पूरक मात्रक। ये मूल मात्रक क्या है, पूरक मात्रक क्या है, इसको हम लोग पूरा देखते हैं। चलिए डिटेल में थोड़ा सा। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं प्यारे बच्चों? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। और इनकी संख्या हमेशा प्यारे बच्चों 7 होती है। ये बात पॉइंट में याद रखिएगा। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। ठीक है ना? तो चलिए हम याद करा देंगे। तो मूल राशियाँ कितनी होती है प्यारे बच्चों? 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। तो पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है ताप, चौथा होता है समय, पांचवा होता है धारा और विद्युत धारा, इसको विद्युत धारा भी कहते हैं। छठवां होता है पदार्थ की मात्रा और सातवां होता है ज्योति तीव्रता होती है। तो लंबाई मूल राशि है और लंबाई का प्रतीक क्या होता है? एल होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? एम होता है। समय का टी होता है, सॉरी ताप का कैपिटल टी होता है, समय का स्मॉल में टी होता है, धारा का कैपिटल आई होता है, पदार्थ की मात्रा का आपका एम भी लिख सकते हैं या एन से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो तीव्रता का आई और वी होता है। अब मूल राशियों की संख्या 7 होती है, यानी मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? मूल राशि की संख्या 7 होती है, तो मूल मात्रक की संख्या कितनी होगी? 7 ही होगी, क्योंकि हम लोग मूल मात्रक ही पढ़ रहे हैं ना। तो ये तो मूल राशि है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये मूल राशि हैं और मूल मात्रक ही हैं। तो मूल मात्रक कौन कौन से? मीटर, किलोग्राम, केल्विन, सेकंड, एम्पियर, मोल और कैंडेला। और मूल मात्रक के मूल राशि होती है, यानी 7 मूल राशियों की 7 मूल मात्रक भी होती हैं। और मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो मूल मात्रकों से प्राप्त होती है, मूल राशियाँ कहलाती। बस लंबाई मूल राशि है, लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है, जो कि मूल मात्रक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और जो तीव्रता का कैंडेला होता है। अब आता है प्यारे बच्चों पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। पूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सी होती है? तो 2 पूरक मात्रक होते हैं, एक रेडियन होता है, दूसरा स्टेरेडियन होता है। पूरक मात्रक में एक समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है और इसका संकेत क्या है? RAD। और दूसरा होता है पूरक मात्रक घन कोण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन बोलते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? SR। इसका क्या है प्यारे बच्चों? प्रतीक होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब है यहाँ पे SI इकाइयों की सारणी, यानी जो SI इकाई है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, उसकी सारणी देखेंगे। तो जो पूर्व लग्न, गुणक और प्रतीक, तो 1 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻2 मीटर होता है। याद रखना, अगर कोई पूछ ले, चलिए बताइए अच्छा 1 डेसीमीटर में कितने मीटर? तो 10⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 10⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 10⁻3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर? 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर? 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर? 10⁻12 मीटर। 1 फैक्टोमीटर में कितने मीटर? 10⁻15 मीटर। और 1 एटोमीटर में 10⁻18 मीटर होता है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है? आपकी SI इकाइयों की क्या है प्यारे बच्चों? सारणी है। ठीक है ना? और वहीं पे अगला देखें, कोई पूछ ले कि चलिए बताइए 1 डेकामीटर में कितने होते हैं? तो 10⁻1 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर में कितना होता है? 10⁻2 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 10⁻3 मीटर होता है। 1 मेगामीटर में कितना होता है? 10⁻6 होता है। 1 गीगामीटर में 10�9 मीटर। 1 टेरामीटर में 10⁻12 मीटर प्लस में ही रहेगा। 1 पेटामीटर में 10⁻15 मीटर और 1 हेक्सामीटर में 10⁻18 मीटर होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान। ये द्रव्यमान क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है? अब हम लोग इसको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों द्रव्यमान क्या होता है? सबसे पहले आपके दिमाग में यही आ जाएगा, सर बता दीजिए तो मज़ा आ जाए कि द्रव्यमान है क्या। द्रव्यमान क्या है? आप थोड़ा इसको तो बताएंगे। तो चलिए हम बताएं आपको द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें निश्चित निहित पदार्थों की मात्रा होती है। द्रव्यमान क्या होती है? किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें निश्चित निहित पदार्थों की मात्रा जो होती है, वही प्यारे बच्चों
द्रव्यमान कहलाती है, बोले तो मास कहलाती है। अगला है आयतन, बोले तो वॉल्यूम क्या होती है, किसी पदार्थ द्वारा लिया गया एक निश्चित स्थान उसी पदार्थ का आयतन कहलाता है, उसे या उस पदार्थ का क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आयतन कहलाता है। तो आयतन क्या होता है, किसी पदार्थ द्वारा लिया गया एक निश्चित स्थान उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। अगला है घनत्व। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है वही प्यारे बच्चों घनत्व कहलाती है। घनत्व को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं। द्रव्यमान बोलते हैं मास है और आयतन बोले तो वॉल्यूम यानी कि वी है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। आयतन क्या है, यहाँ आयतन में आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को जब गुणा करेंगे तो आयतन प्राप्त होता है, इसलिए इसकी मात्रा क्या होती है, मीटर क्यूब हो जाती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही होती है, उसकी मात्रा मीटर ही होती है, इसलिए मीटर क्यूब हो गया। अब आता है प्यारे बच्चों रासायनिक संयोग के नियम। अगली हेडिंग क्या आती है प्यारे बच्चों, रासायनिक संयोग के नियम। ये रासायनिक संयोग कितने नियम है, तो इसके मुख्यतः 5 नियम है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम और चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, पांचवा है गैलुसाक का गैसीय आयतन नियम या फिर गैलुसाक का नियम। इसको ही गैलुसाक का गैसीय आयतन भी नियम कहा जाता है। मतलब एक ही चीज को आप मतलब अच्छे से उसको कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगी, इस बात की आपको दिक्कत नहीं लेनी है। बाकी हम हैं और आपका यह यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी है और यह आपको अच्छी तरीके से हमेशा पढ़ाता है और रहेगा। आशा करते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहला नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1744 में लेवोजियर तथा सन 1756 में लोमोनोसोव ने किया था। यानी कि इस नियम का प्रतिपादन 2 वैज्ञानिकों ने किया था। किसने, एक थे लेवाइजियर और दूसरे थे लोमोनोसोव। इन दोनों ने मिलकर द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम का प्रतिपादन किया था। क्लियर हुआ। होता क्या, इनके नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होती है। यानी कि जितना पदार्थ अभिक्रिया के पूर्व था उतना ही पदार्थ अभिक्रिया के बाद होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर जल में 1 किलो चीनी मिला दिए, तो अब क्या जो पदार्थ मिलेगा वो 4 किलोग्राम का रहेगा, नहीं वो 2 किलोग्राम का रहेगा, क्योंकि 1 किलो चीनी और 1 किलो पानी यानी 1 लीटर पानी मिलाए हैं, यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें न तो पदार्थ को आप बना सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। केवल उन्हें एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि उसको एक अवस्था गैस से ठोस में, ठोस से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से गैस में, द्रव से ठोस, तो ठोस से द्रव में, इस तरह उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको नष्ट या फिर बना नहीं सकते। और इसे द्रव्य की अविनाशता का नियम कहा जाता है। और द्रव्य की अविनाशता मतलब कि द्रव्य मतलब पदार्थ की मतलब की अविनाशता मतलब उसको कभी विनाश नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पदार्थ का कभी प्यारे बच्चों विनाश नहीं होता, यानी कि द्रव्य को आप कभी भी उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अगला है द्रव्यमान संरक्षण का प्रयोग। यानी जो द्रव्यमान संरक्षण तो दिए, लेकिन इसका अब आएगा क्या प्यारे बच्चों, प्रयोग किस प्रकार से प्रयोग किया गया, किस प्रकार से उसको बताया गया कि हाँ ये प्रूव किया गया। कुल मिला के ये समझिए कि इसको कैसे प्रूव किया गया, ठीक है ना, इसको प्रूव करना। तो सबसे पहला है फास्फोरस का दहन करके। तो इसमें क्या किया गया, एक फ्लास्क लिया गया, फ्लास्क में हम लोग क्या डाल दिए, सैंड बालू डाल दिए, उसमें फास्फोरस का टुकड़ा डाल दिए, उसको गर्म किए। पहले हम लोग तौल लिए, डालने के बाद फिर गर्म किए, फिर भाप बन गया, फिर तौल लिए। तो जितना पहले था उतना बाद में, बस वही है। तो देख लेते हैं। एक चपटे पेंद युक्त फ्लास्क लेकर उसके निचले भाग में कुछ रेत बिछा देते हैं। एक चपटा
निचला फ्लाक्स लेते हैं, फिर इसमें नीचे उसके क्या बिछा लेते हैं प्यारे बच्चों, रेत को हम लोग बिछा देते हैं। अब रेत के ऊपर फास्फोरस के कुछ टुकड़े रखकर उसके ऊपरी सिरे को कसकर बंद कर देते हैं तथा कुछ द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। फ्लाक्स को गर्म करते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाता है। जब फास्फोरस को गर्म करते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी P2O5 बन जाता है। और अभिक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद इसे ठंडा करके पुनः द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं यानी तौल लेते हैं। तब पाते हैं कि अभिक्रिया के पहले एवं बाद में द्रव्यमान बराबर रहता है, यानी जितना अभिक्रिया के पहले था उतना ही क्या था प्यारे बच्चों, बाद में भी था, यानी दोनों क्या है प्यारे बच्चों, सेम ही था। और दूसरा प्रयोग लैंडोल्ड ने किया था। लैंडोल्ड ने क्या किया था, एक एच आकार की कांच की नली को लेकर इन्होंने क्या किया, लैंडोल्ड ने एक एच आकार की, देखिए यहाँ पे कांच की उन्होंने नली ले लिया और फिर क्या किया उन्होंने, एक नली में अभिकर्मक NaCl डाल दिया। एक में क्या डाल दिया प्यारे बच्चों, NaCl डाल दिया और दूसरे में दूसरा अभिकर्मक AgNO3 डाल दिया और दूसरे में क्या डाल दिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड डाल दिया और दोनों नालियों के मुंह को मिलाकर बंद कर लिया और दोनों को मिलाकर देखिए इसको सील बंद कर दिए। बंद करने के बाद इनमें अब रखे अभिकर्मकों को तौल लिया, फिर इसको तौल लिया। मान लीजिए तौलने पर 20 ग्राम प्राप्त हुआ टोटल, मान लीजिए या फिर 1 किलो प्राप्त हुआ टोटल पहले। फिर क्या करते हैं, अब उपकरणों को उलट पुलट कर यानी कि हिला हिलाकर दोनों को कराते हैं तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, यहाँ से आके ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स होने के बाद NaNO3, अभी तो AgNO3 हुआ लेकिन अब सोडियम नाइट्राइड बन गया, साथ ही साथ AgCl सोडियम सिल्वर क्लोराइड का अवच्छेद प्राप्त हो गया इसी के अंदर। अब जब अवच्छेद प्राप्त हो गया, ठीक है ना, मिला लिए और फिर अभिक्रिया के पश्चात पात्र को ठंडा करके पुनः तौला और जब पुनः तौले तो उन्होंने देखा कि अभिक्रिया के बाद भी उसका कितना था, 1 ही किलोग्राम था, ठीक है ना। अब जो दूसरा नियम आता है प्यारे बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम, तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 में J.L. प्राउज़ ने, किसने किया था, J.L. प्राउज़ ने किया था, प्राउज़ ने किया था, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम अलग अलग सब अपना अपना देते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो J.L. प्राउज़ ने किया था, ठीक है। इनका कथन क्या था, इनका कहना क्या था, तो इनका कहना ये था कि किसी भी रासायनिक यौगिकों में उसके अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए। यानी जो यौगिक है उनमें क्या होते हैं, उनके सभी अवितत्वों का अनुपात जो होता है वो सदैव निश्चित रहता है, जितने अनुपात में रहेंगे, यानी कि सभी अगर 2-2 ग्राम में है तो सभी को 2-2 ग्राम में ही रखा जाएगा। ये नहीं कि किसी को 2 ग्राम में रख देंगे, 3 ग्राम में, ऐसा नहीं, सभी का बराबर रहेगा। उदाहरण जैसे नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि से प्राप्त जल में उपस्थित हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। यानी कि H2O है, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1 होता है, अगर 2 है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है, 2 काट देंगे तो 1:8 आ जाएगा, नहीं ये अनुपात है। तो जो नदी से प्राप्त करेंगे जल, क्या उसमें 2:9 रहेगा क्या, ऐसा तो नहीं है ना। चाहे वो नदी का जल हो, चाहे कुआं का जल हो, चाहे समुद्र का जल हो, चाहे वर्षा का जल हो, सभी में अनुपात क्या रहेगा, 1:8 ही सदैव रहता है, उसमें कोई प्यारे बच्चों चेंजेस या फिर बदलाव नहीं होगा। अगला है यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम। क्या है प्यारे बच्चों, अगला है गुणित अनुपात का नियम। जब 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं तब किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं एक सरल अनुपात होता है। उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, एक सरल अनुपात ही रहता है। क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण के लिए क्या है यहाँ पे, N2O है, NO है, N2O3 है, N2O4 है और N2O5 है। ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसमें देखेंगे तो 28:16 है, या फिर इसको कट करेंगे तो 14 दूनी 28 और 2 8 16 आ गया।
नाइट्रिक ऑक्साइड 14, 16, यानी सब में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 14 ही 14 है। देखिए 14 14 14 14, लास्ट का बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला तो 14 है ना, तो यही है, ठीक है ना। अगला है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अगला क्या प्यारे बच्चों, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन रीचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, रीचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका कहना क्या था, यदि कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो इस तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से दोनों तत्व जिस अनुपातिक मात्रा में संयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहलाता है। उदाहरण के लिए आप ये दे सकते हैं, और ज़्यादा डीपली नहीं आना क्योंकि पूछा नहीं जाता, ऊपर थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। अगला है गेलुसाक का गैसीय आयतन नियम या फिर गेलुसाक का नियम। क्या है, गेलुसाक का नियम। तो इस नियम का प्रतिपादन गेलुसाक नामक वैज्ञानिक ने या गेलुसाक ने सन 1808 ईस्वी में किया था। इनका कहना क्या था, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल आयतन होता है, और यदि बनने वाला पदार्थ में भी गैस है तो उसका आयतन भी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में ही होगा। उदाहरण के लिए जैसे N2 तथा H2 क्रिया कर अमोनिया गैस NH3 का निर्माण करते हैं, यानी कि N2 और H2 मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस, यानी कि NH3 का निर्माण करते हैं। अगला है जॉन डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत। जो जॉन डाल्टन नाम वैज्ञानिक है, उनके परमाणु का सिद्धांत है क्या। तो सन 1808 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद के सिद्धांत दिए जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या सिद्धांत था, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा है परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है परमाणु अविभाज्य है, इसे रासायनिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। और चौथा है आकृति तथा द्रव्यमान में एक ही तत्व के समस्त परमाणु आपस में समान होते हैं। और अगला क्या था, एक ही यौगिक के परमाणु आपस में समान होते हैं और परमाणु आपस में सदैव एक सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं, अलग अलग में नहीं करते, ठीक है ना। अब है प्यारे बच्चों डाल्टन के परमाणुवाद की सीमा, यानी जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक हैं उनके परमाणुवाद की क्या क्या सीमाएं हैं। तो पहला है भिन्न पदार्थों के परमाणुओं के एक दूसरे से भिन्न होने की व्यवस्था नहीं कर पाया। इन्होंने क्या क्या कर पाया प्यारे बच्चों, ये अपनी जो व्यवस्था है इन्होंने नहीं कर पाया, ठीक है ना, कि उसको अच्छे से वो कर पाए, उन्होंने ये चीज़ उन्होंने प्यारे बच्चों नहीं किया। इतना क्लियर हो गया ना। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो फटाफट कमेंट करेंगे और दबा के अपने प्यारे बच्चों दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और मुझे आशा है कि आपको ऐसी कोई समस्या तो नहीं आ रही होगी, और ऐसी कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना छोड़ सकते हैं। बाकी उसका सल्यूशन देने के लिए हम आपके साथ हैं थे और हमेशा रहेंगे। इस बात से आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन प्यारे बच्चों लेने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी हम लोग प्यारे बच्चों संभाल लेंगे, ठीक है ना, बस आप अच्छे से पढ़िएगा। अब है अणु तथा परमाणु में अंतर, यानी कि अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है प्यारे बच्चों, अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है। तो अणु देखें तो यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। परमाणु क्या होता है, यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे परमाणु कहते हैं। अणु याद रखना क्या होता है, अणु प्यारे बच्चों वो होते हैं, अणु क्या होते हैं, अणु वे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, परमाणु वे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। दूसरा है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता और यह रासायनिक अभिक्रिया में वियोजित हो जाता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में वियोजित नहीं होता। अगला देखिए अणु यह अनेक परमाणुओं के संयोग से बनता है, और परमाणु देखिए तो यह पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अणु के उदाहरण क्या क्या है प्यारे बच्चों, O2, H2 और Cl2, और इसके उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम, इसके क्या है प्यारे बच्चों उदाहरण है। क्लियर हुआ।
अब आपका आता है प्यारे बच्चों परमाणु द्रव्यमान। अब क्या आता है आपका परमाणु द्रव्यमान। और हाँ, ये सब जितने भी वीडियो हैं ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और जो भी प्यारे प्यारे वीडियो है आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ प्यारे बच्चों वीडियोस को शेयर करेंगे दबा के। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी हम लोग देख लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका मोलों की संख्या। ओके, इसके पहले हम लोग परमाणु द्रव्यमान देख लिए हैं। अब प्यारे बच्चों आपका क्या आता है मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल। ये एक्चुअली में है क्या, तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ की मात्रा व द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होती है या फिर होता है। क्लियर। तो मोलों की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, सीधा बता देना है। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ की मात्रा वह द्रव्यमान के अनुपात की क्या होती है, बराबर होती है। मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा बटे द्रव्यमान जो होता है यह मोलों की संख्या कहलाती है। अगला है आणविक द्रव्यमान। तो किसी भी यौगिक को आणविक द्रव्यमानों में उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है प्रतिशत संघटन। तो किसी यौगिक के द्रव्यमानुसार उसके 100% से उपस्थित अवयवी तत्वों की कुल मात्रा इस यौगिक की प्रतिशत संगठन कहलाती है। और प्रतिशत संगठन बराबर क्या होती है, तत्व का कुल भार बटे पदार्थ का भार गुणते 100। ये क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रतिशत संगठन होती है, ठीक है ना। अब है प्यारे बच्चों मूलानुपाती सूत्र। अगला क्या है, मूलानुपाती सूत्र। तो किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्याओं का पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है, उसे प्यारे बच्चों मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अगला यहाँ पे अणुसूत्र। ये अणुसूत्र क्या होता है, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है, उसे हम लोग अणुसूत्र कहते हैं। अणुसूत्र बराबर क्या होती है, मूलानुपाती के घाते n, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ पे n क्या है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। और अणुभार निकालें तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वाष्प घनत्व गुणित 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब है विलयन। ये विलयन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो प्रकार के होते हैं, ये एक विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। विलायक क्या होता है, जो घोलता है। विलेय क्या होता है, जो घुलता है। माना विलायक A तथा विलेय क्या है, B है। तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, Ma, व भार क्या हो जाएगा, WA होगा, ठीक है ना। तथा विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, M/B, व भार क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा। क्लियर। अब आता है प्यारे बच्चों प्रतिशतता। ये प्रतिशतता क्या होती है, यदि किसी विलयन के निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा ज्ञात हो तो उसकी सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर या प्रतिशतता से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन मात्रा गुणित 100 हो जाएगा। अब आता है प्रतिशतता के प्रकार। तो यह दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, द्रव्यमानुसार प्रतिशतता, और दूसरी होती है आयतनानुसार प्रतिशतता होती है। तो सबसे पहला है द्रव्यमानुसार प्रतिशतता। तो द्रव्यमानुसार 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होती है, WA/WB इंटू WB इंटू 100/WA प्लस WB हो जाएगा। अगली है आयतनानुसार प्रतिशतता। तो किसी विलयन का आयतन प्रतिशत आयतन के अनुसार विलेय की दो भागों जो आयतन के अनुसार विलेय के भागों की संख्या जो आयतन के अनुसार विलयन के 100 भागों में विलेय रहती है। आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, VA/VA प्लस BB इंटू 100 बोले तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे मोलरता यानी बोले तो ग्राम अणुता ही इसको बोलते हैं। मोलरता को क्या बोलते हैं, ग्राम अणुता भी प्यारे बच्चों कहा जाता है, इसे ग्राम अणुता भी कहते हैं। क्लियर हुआ। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता M बराबर क्या होती है, विलेय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या में विलयन आयतन, यानी कि M बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 बटे MB इंटू V, और V क्या है, ml में रहेगा। अर्थात M बराबर विलेय का भार
WB है इंटू 1000 बटे विलियन का द्रव्यमान MB है और V क्या है, विलियन का आयतन ml में। अब है प्यारे बच्चों मूल लता। मूल लता क्या है, किसी विलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलियन की मूल लता कहलाती है। मूल लता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का केजी में मान, ठीक है ना। M बराबर क्या हो जाएगा, WB अपान MB इंटू 1000 बटे WE जो कि ग्राम में। अगला है प्यारे बच्चों नार्मलता। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नार्मलता कहलाती है। नार्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या लीटर में और विलियन का आयतन, ठीक है ना। सूत्र भी यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते, उतना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर नहीं आता, लेकिन तभी मैं इसको पॉइंट में करके लिखवा दिया हूँ। अगला है फॉर्मूलता। तो फॉर्मूलता क्या हो जाएगा, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में आयनिक अवस्था में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलियन की फॉर्मूलता कहलाती है। फॉर्मूलता बराबर क्या होता है, विलियन पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का ग्राम सूत्र द्रव्यमान और विलेय पदार्थ का ग्राम भार गुणित 1000 बटे विलियन का ml में आयतन, अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 बटे FB इंटू B। अब आता है प्यारे बच्चों मूल प्रभाज्य। मूल प्रभाज्य क्या होता है, मूल प्रभाज्य होता है विलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात विलियन का मूल प्रभाज्य कहलाता है। इसे x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विलियन का मूल प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा, विलियन के एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलियन के समस्त घटक के मोलों की संख्या। क्लियर। तो इसको देना है तो आप इसको दे सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक व अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पाद को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में व्यक्त करने की विधि जो होती है उसे ही हम रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला है, अच्छा देखिए, जैसे कि आप क्या बोल दें, जैसे कि बोल दिए सोडियम Na+Cl क्या हो जाएगा, NaCl। तो ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है। अगला उत्प्रेरक, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते किंतु अभिक्रिया की दर को घटा या फिर बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते, जैसे धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक इत्यादि। ये सब आपको नेक्स्ट अगले जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यह प्यारे बच्चों कंप्लीट चैप्टर है क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट। PDF और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को जरूर से जरूर फॉलो करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।